देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। राजेंद्र सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। आंख मलते हुए उन्होंने फोन उठाई तो उधर से उसकी लड़की ने रोते हुए आवाज आई, पापा पापा आप जल्दी यहाँ चले आइए, देखिए ये क्या हो गया है। मेरे वो। फोन कट हो गया। उन्होंने 1-2 बार फिर कॉल मिलाने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी कॉल उठाया नहीं। तभी फिर से किसी का फोन आया। उन्होंने उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो, मैं पुलिस ऑफिसर विजयकांत बोल रहा हूँ। मैं आपकी बेटी के घर से बोल रहा हूँ। वो बात यह है कि आपके जमाई की हत्या कर दी गई है। आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए। ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ गए, पर दिल इतना भी मोम नहीं था। वो एक समय के बहुत बड़े जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके थे। अब रिटायर हो चुके हैं। पत्नी चल बसी है बीमारी से। एक बेटी है, पर उसके घर से आज जो खबर आई है वो सुनकर उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जल्दी से कपड़े पहन बाहर निकले। लड़की का घर गाजियाबाद से 50 किलोमीटर दूर था। किसी भी तरह तक वहां पहुंचे। कई पुलिस वालों ने उन्हें देखते ही सलामी की। आज भी लोग मानते हैं कि गाजियाबाद के गुंडों को खत्म कर इन्होंने ही निजात दिलाई थी। उनकी बेटी रीमा ने रोते हुए गले लगा लिया। रीमा का लड़का जो कि 13 साल का होगा, उसने भी गले लगा लिया। राजेंद्र के जमाई का नाम विनोद था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। बहुत ही सीधा साधा। उसका तो किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती। तो फिर ये हुआ कैसे? उन्होंने उसको पोस्टमार्टम के पहले एक बार देखना चाहा, पर पुलिस ने मना कर दिया क्योंकि उसके शरीर के हर भाग के टुकड़े कर दिए गए थे। ये सुनकर वो जैसे हिल से गए और गुस्से से बोले, सालों को छोड़ूंगा नहीं। आप लोग जितना जल्दी हो सके ये पता लगाइए कि ये किसने किया है। अब तक विनोद के घर और फिर उसके कई भी रिश्तेदारों को बता दिया गया था। अभी कल शाम ही तो विनोद उनके घर आया था और रात में ही राजेंद्र ने पुलिस में अपनी पहचान की शक्ति दिखाई। वो जल्द ही मुजरिम को पकड़वाने की मांग कर रहा था। उधर लखनऊ से विनोद के माँ पिताजी और फिर 1-2 रिश्तेदार भी आ चुके थे। विनोद की माँ रीमा को देखकर पूरी तरह से रोने लगी। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका था, पर कुछ भी ठीक ठीक पता नहीं लग पाया। बस इतना पता लग पाया कि मौत रात के 2 से 3 बजे के बीच में हुई थी। विनोद का क्रियाक्रम रात तक किया गया। रात की नींद गायब थी। रीमा का लड़का सौरभ दिख नहीं रहा था और ना ही विनोद के पिताजी। राजेंद्र और वो कई रिश्तेदार अंदर बैठे हुए थे। रीमा ने पूरे घर पर खोजा, पर वो कहीं नहीं दिखे। बाहर निकलकर देखा तो फिर वहां जाकर तुरंत अपने पिता को बताया। उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से ना लेते हुए कहा, होगा कहीं, यहीं गया होगा कहीं। रीमा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस पर दुखों का बोझ उमड़ पड़ा था। वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद फिर जब रीमा ने पूरे घर में सौरभ को ढूंढा तो फिर उसका कहीं पता नहीं मिला और ना ही विनोद के पिताजी। फिर उसने राजेंद्र को बताया। वो बाहर आकर ढूंढने लगे। बाहर की दीवार पर कुछ लिखा था। जाकर देखा तो एक चिन्ह बनाया हुआ था और एक तीर, वो भी जैसे अभी अभी किसी ने खून से ही लिखा हो। वो तीर का निशान घर के पीछे की ओर इशारा कर रहा था। वो टॉर्च लेकर घर के पीछे पहुंचा तो वहां जो देखा वो देखकर
उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। घर के पीछे लगे आम के पेड़ पर सौरभ और विनोद के पिता का कटा हुआ सिर झूल रहा था और उसके नीचे उनके 2 कटे हुए हाथ और पैर भी पड़े हुए थे, मानो किसी ने नरसंहार का खेल खेला हो। उनके पीछे पीछे रीमा भी आ गई। ये सब देखकर तो वो वहीं बेहोश हो गई। अंदर बैठी विनोद की माँ अपने बेटे के मौत के सदमे से उभरी ही नहीं थी कि राजेंद्र के मुंह से निकलते शब्दों को सुनते हुए वो भी वहीं गिर पड़ी। पुलिस एक बार फिर आ चुकी थी। राजेंद्र तो बेसुध थे। 24 घंटे के अंदर ही इस घर में हुई 3 मौतों से पुलिस भी जैसे निशब्द थी। राजेंद्र तो ये देखकर एकदम से स्तब्ध थे। पुलिस ने पूरे घर की देख रेख के लिए कई पुलिस वालों को लगा। उन्हें लगा कि अभी भी इनके घर पर किसी तरह के हत्यारा का आतंक है। बेसुध पड़े घर के 2 औरतों को उनके यहाँ आए 4 रिश्तेदारों ने संभाला, जिनमें थे विनोद का छोटा भाई विवेक, जो अभी कॉलेज में पढ़ता था, विनोद के चाचा रमाशंकर और चाची रमा के फूफा प्रताप चंद्र और वो दूर के कोमल चाची, जो दोपहर होते ही डर के मारे घर चली गई। घर के सभी लोगों से उनके फिंगरप्रिंट और कई अन्य जानकारियां ले ली गई। एक बार तो पुलिस को ये भी शक हुआ कि ये काम कहीं किसी घर वालों का ही तो नहीं है। दिन भर कई न्यूज़ चैनलों का आना जाना लगा रहा। ये बात पास के जगहों में जंगल की आग की तरह फैल चुके थे। घर के आसपास की दुकानों और बैंक में लगी सभी सीसीटीवी कैमरों में भी कुछ नहीं मिला और ना ही लाश के आसपास से कोई सबूत और ना ही लाश पर किसी तरह की कोई फिंगरप्रिंट। पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ थी। रात के 10 बजे लाश को क्रियाक्रम के लिए छूट दे दी गई। रीमा को तो अपने बेटे का चेहरा भी आखिरी बार देखने को नहीं मिला। क्रियाक्रम कर 2 बजे तक सब घर आ गए। पुलिस ने रात को सुरक्षा और भी बढ़ा दी। सब घर आ गए पर विवेक नहीं आया। उसे फ़ोन किया पर वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब तो सब और परेशान हो गए। राजेंद्र ने तुरंत ही पुलिस को बताया। उन्होंने भी इसे बड़ी गंभीरता से लिया। आखिरी बार राजेंद्र ने विवेक को डेड बॉडी फायर हाउस में देखा था। पुलिस ने वहां पर छानबीन की, सीसीटीवी चेक किया। वो अंदर तो गया पर कभी बाहर नहीं निकला। फिर सब जगह चेक किया गया। एक जगह पर खून से एक चिन्ह बना हुआ मिला और एक तीर का निशान जो बॉडी फ्रीजर की तरफ इशारा कर रहे थे। जब उसे खोला गया तो उसमें विवेक का कटा हुआ सिर रखा हुआ था और उसके शरीर के टुकड़े। इधर रमाशंकर नहाने के लिए बाथरूम में गए। घर पर फिर एक बार बुरी खबर पहुंच चुकी थी। फिर एक बार घर का वातावरण बहुत ही रुधन से भर गया था। अब पुलिस सब घर वालों को अपने कस्टडी में देख रेख करने के लिए सोचने लगी, पर रमाशंकर को नहाते हुए 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था। दरवाज़ा खटखटाया पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। कई बार बुलाने पर भी जब कोई आवाज़ नहीं आई तो दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर फिर वही निशान और एक तीर जो बाल्टी को इशारा कर रहे थे। चारों तरफ खून ही खून। रमाशंकर के शरीर को काटकर बाल्टी में सजा दिया गया था। पुलिस हैरान थे कि घर के बाहर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी कोई हत्यारा ऐसे अंदर कैसे आ सकता है। पुलिस कस्टडी में बचे घर वालों को रखा गया। राजेंद्र ये सोच रहा था कि हर लाश के पास एक निशान छोड़ा है। क्या कोई उससे बदला ले रहा है? पर कौन? वो उस घर में
48 घंटों में जिन भी सगे संबंधियों से मिला उनमें से सिर्फ प्रताप चंद्र ही बचा है। राजेंद्र के दिमाग में कुछ हलचल हुई। वो तुरंत इंस्पेक्टर विजय शंकर से मिला और बोला, देखो, जब मैं उस दिन अपने जमाई विनय से मिला उसके 24 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। फिर मेरे नाती और विनय के पिताजी की मौत भी। जब वो उनसे मिला तो उसी के 24 घंटे के अंदर ही विवेक और रमाशंकर की भी। मतलब मैं जिस भी घर के रिश्तेदार से मिला उनकी मौत 24 घंटे में हो चुकी है और मुझसे प्रताप चंद्र को मिले अभी 24 घंटे होने में 2 घंटे बाकी है। वो हत्यारा जल्द ही इन्हें भी मार देगा। इस पर विजयकांत ने कहा, ठीक है, प्रताप चंद्र और आप दोनों को खतरा है, वो किसी भी औरत को नहीं मार रहा। हाँ, तुमने सही कहा। तभी विजयकांत बोला, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ किसी को और कुछ नहीं होगा और हत्यारा भी पकड़ा जाएगा। कई पुलिस वाले और बढ़ा दिए गए। राजेंद्र की नजरें घड़ी की तरफ थी। समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था घड़ी की टिक टिक और तेज होती गई, मानो वो सावधान कर रही हो। अब कुछ ही मिनट बाकी थे। इंस्पेक्टर विजयकांत बोले, उसकी क्या मजाल जो यहाँ आ जाए। तभी प्रताप चंद्र खड़ा हुआ। उसके हाथ में न जाने कहां से एक बड़ी सी धारदार छुरी आ गई थी। उसने हंसते हुए अपने गले पर रख लिया। सभी उसे रोकने लगे पर उसके चेहरे का भाव बदल चुका था। वो ऐसे हंस रहा था जैसे वो नहीं बल्कि कोई और ही हो। फिर एकाएक उसने अपने गर्दन को उतार दिया। 1 मिनट तो किसी को भी कुछ सूझा ही नहीं। सब जैसे सुन्न पड़ गए कि अभी अभी क्या हुआ। पर पुलिस कस्टडी में डर का माहौल बन चुका था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रताप चंद्र ने ऐसा क्यों किया। सभी प्रताप चंद्र को संभालने में लगे पर राजेंद्र जी की नज़र दीवार पर थी, जहां पर अपने आप ही एक चिन्ह, यानी कि वो कत्ल की तरफ इशारा करते हुए एक तीर का निशान बन गया। एक बात किसी के समझ में नहीं आ रहे थे कि प्रताप चंद्र ने अपना ही गला क्यों काट लिया और उसे ये छुरी मिली कहां से। यहाँ तो उसने कोई सामान भी लेकर नहीं आया था। क्या बात है जो उसने अपने आप को ही मार लिया। क्या घर में हो रही इन मौतों से वो डरा हुआ था। इधर राजेंद्र उस चिन्ह को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उनके दिमाग में एक बात घूम रहे थे कि उन्होंने इस चिन्ह को कहीं तो देखा था, पर कहाँ ये उन्हें याद नहीं आ रहा था। पर राजेंद्र जी को ये लग रहा था कि हो ना हो ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी बुरी शक्ति का है। क्या कोई मुझसे बदला लेना चाह रहा है? पर कौन हो सकता है? कोई एक जिसको मैंने एनकाउंटर में मारा हो, उसके घर का कोई हो सकता है। वो सोचने लगे कि ये चिन्ह उन्होंने कहाँ देखा है। यही एक सबूत था कि ये हत्याएं कौन कर रहा है। बहुत सोचने के बाद उसके मुंह से निकला, भैरवा। हाँ, ये चिन्ह मैंने भैरवा के हाथों में देखा है। पर वो तो मर चुका है। क्या उसके किसी घर वालों का काम है? ये सब सोचते हुए वो भैरवा के काल में खो गया। आज से 19 साल पहले की बात है। उस समय राजेंद्र सिंह के पुलिस के रूप में आगरा में तैनात थे। अब तक उन्होंने कई इनकाउंटर को अपने टीम के साथ सफल किया था और कई बड़े गुंड और डाकुओं का सामना किया था। उस समय राजस्थान की सीमा पर आए दिन कई घटनाएं हो रहे थे, जिसमें अपहरण, लूटमार और हत्या भी शामिल थे। जिनको भी लूटा जाता उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती और उनके शरीर को काटकर एक बोरी में भरकर फेंक दिया जाता। इसके पीछे किसी तरह की बहुत ही खतरनाक गैंग का काम लग रहा था। पुलिस ने कई खोज की पर उन्हें
कोई सबूत नहीं मिला। पर पुलिस तब तक ज़्यादा सजग हुई जब तक एक पुलिस ऑफिसर को अपहरण कर लिया गया और अगले दिन ही उसका शरीर सड़क पर मिला। उसका सिर धड़ से अलग था। पूरे डिपार्टमेंट में गुस्से का माहौल फैल चुका था। इस गैंग को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई जिसकी कमान राजेंद्र सिंह को दे दी गई। वहाँ के वासियों का मानना था कि ये सब भैरवा का किया हुआ है। कोई उसे डाकू बताता, कोई उसे जालिमों का सरदार। एक ने बताया कि वो हर अमावस अपने अपहरण किए हुए आदमी की बलि काल बाबा भैरव की पूजा करने को देता है और उसके खून से नहाता है। वो कहता है कि इससे उसे शक्ति मिलती है। भगवान काल भैरव के नाम पर ही तो उसने अपना नाम भैरवा रखा है। कई खबरियों को लगाने के बाद भी भैरवा का कोई पता नहीं चला। पूरी पुलिस टीम को वहां गए 20 से ज़्यादा दिन हो गए पर कोई सबूत नहीं मिला। पर एक दिन जो हुआ उससे पूरी पुलिस टीम का खून उबल गया। एक शाम उनके टीम का एक ऑफिसर जीवंत, उसका कोई अता पता नहीं लग रहा था। सभी ने सोचा कहीं गया होगा, दिन भर के दौड़ धूप से थक गया होगा, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह जब बाहर आए तो देखा जीवंत का कटा हुआ सिर रखा हुआ है और एक कागज पर लिखा गया था कि यहाँ से चले जाओ वरना ऐसे ही एक एक सभी मारे जाओगे, सभी की बलि चढ़ा दी जाएगी। भैरवा। अब खोज और भी तेज हो गई। एक दिन पता चला कि वो एक गांव में अक्सर आता जाता रहता है। शायद उसकी पत्नी वहां रहती है। उस गांव का नाम था अत्रोला। वो एक सुनसान जगह पर था। राजेंद्र ने कई और पुलिस वालों को डिपार्टमेंट से बुलवाया और शाम होते ही उस गांव को पूरी तरफ से घेर लिया। उस गांव में यहीं कुछ 5-6 घर थे। राजेंद्र ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि अगर भैरवा ने खुद को पुलिस के हाथों सौंप दिया तो अच्छा होगा वरना वो मारा जाएगा। रात होती जा रहे थे पर कोई हल नहीं निकला। फिर पुलिस टीम ने एक एक घर तलाशने लगे। उन्हीं घर में से रहने वाले 2-3 पर हमला कर शायद भैरवा के साथी थे। पर एक घर अभी भी बंद था। उन्हें पता चल चुका था कि इसी घर में भैरवा है। राजेंद्र और एक ऑफिसर ने उस घर का दरवाज़ा तोड़ अंदर घुसे तो देखा भैरवा वहीं खटिए पर बैठा हंस रहा था। पास ही उसकी पत्नी और एक 14-15 साल की लड़की खड़ी थी। जैसे उसका नाम था वैसे ही उसकी शक्ल, एकदम डाकुओं जैसे। उसकी पत्नी और उसकी लड़की को बाहर निकलने को कहा गया। भैरवा हंसते हुए बोला, तूने मुझे खोज ही लिया वरना इस छुरे से सबको काट देता जैसे तेरे साथियों को काटा था। ये सुनते ही राजेंद्र का गुस्सा जैसे आसमान पर चढ़ गया और उसने 2 गोली चलाकर उसका वहीं पर एनकाउंटर कर दिया। भैरवा जमीन पर गिर पड़ा। राजेंद्र का गुस्सा सिर पर चढ़ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, गला काटने का बड़ा शौक है ना तुझे? और पास ही रखे एक छोरे से उसका गला काट दिया। भैरवा मर चुका था। दरवाजे पर खड़ी ये सब भैरवा की लड़की देख रहे थे और रोए जा रहे थे और बाहर उसकी पत्नी। राजेंद्र तो केवल उसे गोली मारने की इजाज़त लेकर आया था पर गुस्से में उसने कुछ और ही कर दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। राजेंद्र यही सब सोच रहा था कि 19 साल पहले शायद उसने उसका गला काटकर बहुत ही बेरहमी दिखाई और एक गलती कर दी। राजेंद्र सीधे वहां से एक ओझा के पास गया। उसने पूरा मामला बताया और फिर ओझा को अपने घर लेकर आया। ओझा ने साफ साफ कहा कि ये बदले का मामला है।
राजेंद्र बिल्कुल सही है, ये भैरवा का ही किया धरा है। भैरवा तो मारा गया, मगर अब उसकी पत्नी उससे बदला ले रही है। ओझा ने उस घर में एक हवन करवाई, जिसके बाद से फिर उस घर में किसी की भी मौत नहीं हुई। मगर उस एक घटने से राजेंद्र ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।